फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में दोनों बार मैंने मेंस तक गया, लेकिन किसी कारणवश मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। इसी बीच मेरा एचडीएफसी बैंक में रूरल एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो 2022 से मैं उसमें वहाँ पर काम कर रहा था। मैं रियली बताऊँ तो आपको, मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि इसने कंपनी जॉब छोड़ दी है। मेरे किसी रिलेटिव को पता नहीं था कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ, जब मैंने कंपनी इस्टेब्लिश करी थी, स्टार्टिंग में लगभग 8-9 महीने मैंने अकेले खुद गाड़ी अनलोड करने से लेके लोड कराने, खुद कंधे में मैंने पोल रख के गाड़ी में डाले, सब कुछ मैंने अकेले किया उस समय। धीरे धीरे फिर टीम जुड़ते गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा। अभी मेरे पास दोनों कंपनियों में लगभग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस में कहूँ तो लगभग 100 लोगों को पूरे वार्षिक रूप से मैंने रोजगार दिया हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में हमने लगभग 50,000 से ज़्यादा एप्पल प्लांट के ऑर्चर्ड लगा चुके हैं। मैं लास्ट ईयर जर्मनी में भी रहा और इटली में भी रहा। हम लगभग 100 साल पीछे हैं। जो बगीचे की बात मैं आज कर रहा हूँ कि ये हमें लगाने चाहिए, जनरली जिस रूट स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो लोग 1970 में लगा चुके हैं वो बगीचा। अगर मैं बात करूँ, एक विज़न की बात करूँ, एक मेरा विज़न था कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह उत्तराखंड में इस्टेब्लिश करूँ। वो तो सक्सेस हो रहा है मेरा, लेकिन अभी भी एक चीज़ जो लैक कर रही है, वो छोटे किसान जुड़ने से हिचकिचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर कृषि, बागवानी या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए दोस्तों मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका काम दिखाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं गया हूँ मनाघेर गाँव में, जो कि पड़ता है धानाचुली के पास में, नैनीताल जिले में गांव है। वहाँ पे मैं मिला हूँ पंत जी से, जो कि बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। उनकी एक कंपनी है ऑर्चर्ड सॉल्यूशन नामक कंपनी, और इस कंपनी के तहत वो लोगों के जो है बगीचे तैयार करते हैं, चाहे वो सेब का हो, कीवी का हो, चेरी का हो, आड़ू का हो या फिर प्लम का हो, मतलब खुमानी का भी हो, मतलब बहुत सारे वैरायटी में वो बगीचे तैयार करते हैं। और कैसे वो काम करते हैं वो सब आज आपको देखने को मिलेगा। उनका वहाँ पर एक डेमो जो है बगीचा है, डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है, उसको भी हम विजिट करेंगे और वहीं पर उनसे बातचीत भी होगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गांव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। सीधे ले चलते हैं आपको धानाचुली और मिलाते हैं पंत जी से। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं धानाचुली बैंड में, और थोड़ा नीचे यहाँ से धानाचुली आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक दुकान में, ये दुकान है सामने, यहाँ पे भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम पंत जी के वहाँ पे। तो कुछ भाई लोग यहाँ पे हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मनाघेर में, जो कि है धानाचुली के थोड़ा आगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है डेमो ऑर्चर्ड लगा रखा है, यानी कि एक बगीचा लगा रखा है। उदाहरण के लिए भी यहाँ पे लोगों को लाते हैं कि किस तरह से बगीचा जो है तैयार किया जाता है, कैसे उसमें काम होता है। तो काफ़ी खूबसूरत सा बगीचा पंत जी ने यहाँ पे तैयार कर रखा है। थोड़ा आपको यहाँ के फल दिखा देता हूँ, उसके बाद बगीचा जो है पंत जी ही घुमाएंगे अभी हमको, लेकिन थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे फ्रूटिंग हो रही है सेबों में। बहुत सारा यहाँ पे सेब लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 600-700 सेब के प्लांट है, और 7 से 8 वैरायटी का यहाँ पे सेब लगा हुआ है। थोड़ा पंत जी तो हमको बताएंगे थोड़ी देर बाद कि किस तरह से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनी सर्विस देती है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। ऊपर हेलमेट आप देख सकते हैं, सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं ताकि कभी ओले गिरे तो नीचे फलों को नुकसान न हो। तो फल का साइज़ भी आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, और नीचे तक फैला हुआ है। यहाँ पे केवल सेब ही नहीं, चेरी के भी जो है प्लांट हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और सेब की भी अलग अलग वैरायटी है। यहाँ पे तुड़ान भी चल रहा है, वो नीचे आपको दिख रहा होगा कैरेट, ये देखिए। तो फिलहाल मैं जो है पंत जी को लेता हूँ अपने साथ, वही इसको बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से वो काम करते हैं, क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और क्या उनका विज़न है उत्तराखंड को लेकर। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं पंत जी। पंत जी स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल में। नमस्कार नेगी जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आगे की हम बातचीत करेंगे। मैं मोहित पंत, फाउंडर ऑफ ऑर्चर्ड सॉल्यूशंस एंड डायरेक्टर ऑफ ऑल्टीफ्रॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं बेसिकली कैंची धाम से बिलोंग करता हूँ। यद्यपि हमने कैंची धाम जो अपना ग्रामीण क्षेत्र था, कुछ आपदा के कारण 2013 में छोड़ के हम रामनगर चले गए। वहीं पर आगे की जो भी हमारा एजुकेशन वगैरह सारा वहीं से हुआ, और फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं नैनीताल के डीएसबी कैंपस में मैंने एंट्री ली, और मेरा हायर एजुकेशन बॉटनी से हुआ। अच्छा। और उसके बाद एक जुनून होता है हर किसी का सरकारी नौकरी का। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे मेन जुनून जो होता है वो सरकारी नौकरी का होता है। तो वही जुनून हम में भी था।
तो तैयारी करी और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो जुनून था वो था सिविल सर्विसेज को लेके। तो मैंने जैसे ही मेरा पीजी वगैरह हो चुका था 2018 में, तो उसके बाद मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी हल्द्वानी में रह के, एक जनरल जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली करती है, तो वही तैयारी करते हुए फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस के उस समय उत्तराखंड पीसीएस के मतलब कह सकते हैं कोई वैकेंसी ओपन नहीं हुई थी, यूपी पीसीएस का हमने ट्राई किया। उसी साल यूपी पीसीएस का पैटर्न जो अपना यूपीएससी का होता है सेम हुआ था। तैयारी करी और फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में दोनों बार मैंने मेंस तक गया, लेकिन किसी कारणवश मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर ऐसे करते हुए ही लगभग कोविड आ चुका था। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन किया, मैंने कहा साथ में किसी बच्चों के लिए हम तैयारी करें ड्यूरिंग कोविड। और कई बच्चे अभी मेरे पढ़ाए हुए फॉरेस्टर हैं, कई मैंने फॉरेस्टर की स्पेशली कोचिंग दी थी उन्हें, और क्लर्क हैं, समूह गौ की भी काफ़ी भर्तियाँ आई थी। और ख़ुद भी मैं कुछ अवसर तलाश रहा था कि जहाँ पर को मैं एक होता है जब किसी को अधिकारी बनने का एक जुनून होता है तो उसको छोटी लेवल की जॉब समझ में नहीं आती, तो वही चीज़ रहा। तो इसी बीच मेरा एचडीएफसी बैंक में रूरल एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो 2022 से मैं उसमें वहाँ पर काम कर रहा था। तो इसी बीच मुझे किसानों से जुड़ने का मौका मिला। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जनरली क्या होता है, जो भी कोई भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट होता है उसके मन में जो रहता है, जो इसलिए जाना चाहता है कि समाज में कुछ चेंज लाऊं, तो वही चीज़ एक मन में ध्येय था, तो वो ध्येय बना ही था। और फिर बैंक में रहते हुए मुझे किसानों से कनेक्ट होने का मौका मिला, क्योंकि मैं स्पेशली एग्रीकल्चर लोन वगैरह देख रहा था। तो मैंने वहाँ पर देखा कि किसान जनरली लोन तो ले रहे हैं, खेती के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें आधुनिक खेती किस तरीके से की जाती है, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने आधुनिक खेती के बारे में पढ़ा था, और बॉटनी का स्टूडेंट रहने के कारण भी मेरा एक इंटरेस्ट रहा था खेती की तरफ भी। तो वहाँ पर से एक मन में भाव जगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि किसानों की प्रगति हो। जनरली हमने देखा किसान केसीसी लेता है लेकिन उसे खेत में ना लगा के वो किसी अन्य कार्य में लगाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, वो हमने खुद फेस किया था। तो किसानों को कैसे ऐसे किस तरीके से जोड़ा जाए कि उनकी एक इनकम, केसीसी ले रहे हैं तो उसको कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि एक कंटिन्यूसली कोई इनकम बने उनके लिए। इस पर मैं आर&डी करते करते ऐसे ही मन में आया कि कुछ अलग किया जाए। फिर मैं एक किसी कंपनी से जुड़ा, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा और जानकारी उपलब्ध हुई इसके बारे में, और इसके पश्चात फिर ऐसे ही मन में आया कि खुद क्यों ना किया जाए। अगर हमारे पास नॉलेज है, पैसन है, तो हम भी कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू करी, और फिर हिमाचल के एक हमारे जो अभी कह सकते हैं नर्सरी में जिनने हमें पूरा सहयोग किया हुआ है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराने की बात करी। वो जनरली जो प्लांटिंग मटेरियल है वो बाहर से यूरोप से लाते हैं, और उसको फिर यहाँ पर क्वारंटाइन करके किसानों को देते थे। तो मैंने देखा, प्लांटिंग मटेरियल के बारे में जाना, और कई अदर नर्सरीज़ के बारे में भी जाना कि कैसे कर रहे हैं। तो मैंने देखा किसानों को अभी जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। एक जनरली एक बहुत छोटे तरीके से सोचा था, उस समय ऐसा सोचा नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन करते करते एक मन में मोटिव होता है। अगर हमारे पास एक क्लियर विज़न हो कि मुझे ये करना है, तो रास्ते धीरे धीरे निकल आते हैं। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि धीरे धीरे हम स्टार्ट किया। आज के समय में कहूँ तो अभी मेरे पास दोनों कंपनियों में लगभग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस में कहूँ तो लगभग 100 लोगों को पूरे वार्षिक रूप से मैंने रोज़गार दिया हुआ है। तो मन में तो था भाव कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ पहाड़ के लिए कि जिससे आमदनी सुधर सके लोगों की। सबसे बड़ा चैलेंज तो मन में था कि, और दूसरा चीज़ है कि एक होता है, एक भाव होता है अंदर से, नेचुरली कह सकते हैं बाय गॉड गिफ्ट। एक होता है कि मैं अपने लिए करूं, और दूसरा भाव होता है कि मैं सबके लिए करूं। तो वो भाव तो नेचुरली रहा। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, और बहुत सरलता से बताइए कि वो करती क्या है। हमारी कंपनी का नाम है ऑर्चर्ड सॉल्यूशन, और ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है ऑर्चर्ड सॉल्यूशन। अभी हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऑर्चर्ड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इसमें भी स्पेशली मैं बात करूं, हम एसडीपी एप्पल ऑर्चर्ड, चेरी ऑर्चर्ड और प्लम ऑर्चर्ड, एप्रिकॉट ऑर्चर्ड की, मतलब जो टेम्परेट फूड कहा जाता है, जिन्हें शीतोष्ण फल कहा जाता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें हम केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है। अभी वर्तमान में काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो इस पर आर&डी करके आ रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जानकारी जुटाएंगे आसपास, तो नाटाडोल क्षेत्र में, सरफाटक क्षेत्र में और चंपावत के पार्टी क्षेत्र में काफ़ी बड़े ऑर्चर्ड हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिनकी कॉस्ट करोड़्स में है। लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। तो इसमें वो लोग आर&डी कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है कि छोटे लेवल का किसान, जिसको मुझे लेकर आगे चलना था,
इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं, एक विज़न की बात करूं, एक मेरा विज़न था कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह उत्तराखंड में इस्टेब्लिश करूं। वो तो सक्सेस हो रहा है मेरा, लेकिन अभी भी एक चीज़ जो लैक कर रही है, वो छोटे किसान जुड़ने से हिचकिचा रहे हैं। बड़े किसान तो आ रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर R&D कर रहे हैं। छोटा किसान डरता है। तो पंजी, जब आपने नौकरी छोड़ी, अपनी इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और क्या आपने उनको बताया कि मैं इस तरह की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं रियली बताऊं तो आपको, मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि इसने कंपनी जॉब छोड़ दी है। मेरे किसी रिलेटिव को पता नहीं था कि मैं जॉब छोड़ चुका हूं, क्योंकि एक बहुत बोल्ड चैलेंज था। जनरली होता क्या है कि हमारे फैमिली में भी सब लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है। तो हम जब जाते हैं उनके सामने ना, चीज़ें क्या होती है कि मैं लोअर मिडिल क्लास की एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो उनका माइंडसेट ये होता है कि नौकरी वाला अच्छा है, अपना काम करने वाला बेकार है। तो वो उसमें केवल निगेटिविटी चीज़ बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे, अच्छे-अच्छे डूब गए बिज़नेस में। तो इस तरीके के ये चीज़ आती है, नेगेटिव भाव होते हैं। और जनरली क्या होता है, फिर तारीफ़ किसकी करी जाती है, जो जॉब में है, कि उसने देखो उसने प्लॉट ले लिया, वहाँ उसने उतना मकान बना दिया, उसको कंपेयर करने लगते हैं, जबकि वो शायद होता है एज में काफ़ी गैप होता है, तो उसको कंपेयर करने लगते हैं। चीज़ें क्या आती हैं, नकारात्मक भाव मन में भी आने लगते हैं। तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता अगर मैं उस समय बताया होता। तो मैंने छोड़ा, मैंने उसके बाद मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने केवल वाइफ़ को बताया था। अच्छा। और फिर वाइफ़ ने सपोर्ट किया मुझे, अच्छा सपोर्ट किया। हमने सबसे पहले कंपनी की स्टार्ट करी, मैंने देखा कि वर्मी कंपोस्ट सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जो बगीचे लगे हुए हैं एक्जिस्टिंग। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनको वर्मी कंपोस्ट सप्लाई के साथ-साथ मैंने उन्हें कुछ सजेशन दिए उनके ऑर्चर्ड में, मैंने कहा ये कमियाँ हैं, आप ये सुधारिए। तो उन्हें थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि हाँ, चीज़ें हुई और परिवर्तन आया। कई लोगों के ऑर्चर्ड में मैंने विज़िट किया, जैसे एक एग्ज़ाम्पल कह सकता हूँ, आज आप आए हैं यहाँ पर, को हो सकता है आपको कुछ जानकारी हो, तो डेफ़िनेटली आप बताएँगे हमें। वही चीज़ मैंने बताई, तो उनको काफ़ी चेंजेस नज़र आए। तो धीरे-धीरे मुझे एक सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मिला बागेश्वर में, परिहार जी है, अगर आपने दरबान सिंह परिहार जी का नाम सुना होगा तो, उन्होंने लगभग 1400 मीटर में एक एप्पल ऑर्चर्ड लगाया है। तो उनको भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो एग्री हुए। तो चीज़ें इस तरीके से लीक जुड़ते गई। तो उसके बाद हमने काफ़ी ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करे हैं। अगर मैं अभी बात करूँ, लगभग हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में हमने लगभग 50,000 से ज़्यादा एप्पल प्लांट के ऑर्चर्ड लगा चुके हैं हम, और 12,500 से ज़्यादा स्टोन फ्रूट, जो जिसमें प्लम, एप्रिकॉट वगैरह हैं, चेरी हैं, ये सब चीज़ हम लगा चुके हैं। तो आप जब सर्विस देते हैं तो उसमें मतलब क्या-क्या इंक्लूड रहता है? जैसे पेड़ लगाने से लेके प्लांट भी आप खुद ही देते हैं या फिर वो खरीद के आपको देते हैं, आप फिर लगाते हैं? क्या इसकी प्रोसेस रहती है? देखिए, इसमें अभी हम ऑर्चर्ड सॉल्यूशन जो हमारी कंपनी है, ये पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट बना के दे रही है, कि मतलब अभी किसान को नहीं पता है कि मैं पेड़ कहाँ से लूँ और पेड़ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम एक स्क्रैच से लैंड प्रिपरेशन, इसके कई स्टेप होते हैं ऑर्चर्ड लगाने के। लैंड प्रिपरेशन होता है, उसके बाद टेरेस इंस्टॉलेशन होता है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, एक उसे वन रूफ मिल सकें, इसलिए एक तो ये सुविधा हम पूरी दे रहे हैं। इसमें पेड़ की बात है, पेड़ में हम किसान को पूरी छूट देते हैं कि आप अपनी चॉइस से कहीं से भी पेड़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो डेफ़िनेटली अभी तक तो जो किसान हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप ही अरेंज करके दीजिए। तो इसलिए हमारे पास जो एनएचबी एग्रीगेटेड हमारे हिमाचल की एक नर्सरी है, वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम पेड़ वहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। तो डायरेक्टली किसान से हम कहते हैं कि आप जाइए, आप इनसे देखिए, ये प्लांट की हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि हमने वो चेक किए हुए हैं प्लांट। जी। तो जब कंपनी आपकी शुरू हुई तो उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट भी इसमें ली या फिर आप खुद के फंड से आप सारा काम कर रहे थे? सारा का सारा खुद के फंड से। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास ज़ीरो फंड था। एक जनरली जो होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, लोगों को थोड़ा ट्रस्ट था, और मैंने भी उनको ट्रस्ट दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। तो लोगों ने ट्रस्ट करके मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया कि ठीक है, आप कीजिए हमारा। तो धीरे-धीरे इस तरीके से शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूँ, जब मैंने कंपनी एस्टेब्लिश करी थी, स्टार्टिंग में लगभग 8-9 महीने मैंने अकेले खुद गाड़ी अनलोड करने से लेके लोड कराने, खुद कंधे में मैंने पोल रख के गाड़ी में डाले। सब कुछ मैंने अकेले किया उस समय। धीरे-धीरे फिर टीम जुड़ते गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा, तो हम ये काम करते रहे, और रिज़ल्ट आया। जब लास्ट ईयर अच्छा रिज़ल्ट आया, तो लोगों ने देखा कि इसमें सच में कुछ चेंजेस तो हैं। अगर आपने पहले देखे होंगे, उत्तराखंड और हिमाचल को अगर हम कंपेयर करें, सेम चीज़ है, सेम प्लांटिंग मटेरियल आता है, लेकिन वो प्लांट की ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते कि पौधे को कैसे ग्रो कराया जाता है, उसके पीछे क्या कह सकते हैं हम टेक्निकल, उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, पौधे को कैसे कैनोपी कैसे बनाई जाती है, पौधे का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। उसमें अभी आप देखेंगे कि आपने अगर बगीचा पूरा विजिट कर लिया होगा हमारा, तो आपने देखा होगा हमारे जो भी फ्रूट लगे हुए हैं, वो सारे यूनिफ़ॉर्म साइज़ में हैं।
अगर कोई फ्रूट हमारा लगभग 1 महीने बाद हार्वेस्ट होना है, तो उसका साइज़ अगर छोटा है तो सबका ही छोटा होगा। जिसको हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनका फ्रूट सारा का सारा कॉमन, सारा का सारा यूनिफ़ॉर्म दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये सारा का सारा ये गाला वैरायटी है, ये सारा यूनिफ़ॉर्म दिख रहा होगा साइज़ आपका। तो ये चीज़ों का उत्तराखंड में अभी बहुत बड़ा अभाव है। लोग क्या सोचते हैं कि हमने पेड़ लगा दिया फल आ जाएगा। जनरली ये माइंडसेट है, उस माइंडसेट को चेंज करना है। अगर मैं अपने पूरे विज़न को समराइज़ करूँ, तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को शायद मैंने पहले भी बोला होगा कि मुझे इसे उत्तराखंड में एज़ एन इंडस्ट्री डेवलप करना है। तो अभी पंत जी आप कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? देखिए, ये सबसे सुखद सवाल पूछा आपने। अभी हमारी कंपनी में जो डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, लगभग 18 के आसपास हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, और बाकी हमारे अदर जो एम्प्लॉई हैं, हम कुछ काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कराते हैं और कुछ वेजेस पे भी करती है हमारी लेबर, मतलब टेम्परेरी वर्कर भी काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पूरे वार्षिक रूप से एवरेज की बात करूं, तो 100 लोगों को एवरेज प्रतिदिन हमारी कंपनी के थ्रू एक माध्यम बने हैं हम, कि जिनको कार्य मिला हुआ है। तो फिलहाल थोड़ा हम आपके बगीचे में घूमते हैं और आपसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी का फल लगा है और किस वैरायटी का फल कौन सी हाइट में और एल्टीट्यूड में अच्छा रहता है। तो अच्छा। आपके पीछे थोड़ा इसी से शुरू करते हैं, ये कौन सा है? मैं अभी आपको बताऊं, आप हमारे ऑर्चर्ड सॉल्यूशन के डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक में हैं। ये जो ब्लॉक में है, हमने यहाँ पर लगभग 8 वैरायटीज़ लगाई हैं, जिनको हम ट्रायल कर रहे हैं। कुछ वैरायटी सक्सेस हुई हैं, कुछ वैरायटी सक्सेस नहीं हुई हैं। इसमें से हमने कुछ प्लांट लास्ट ईयर 2025 में लगाए थे। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये 2025 में लगा हुआ है। ये गाला स्टार वैरायटी है, गाला की वैरायटी है ये। अच्छा। जनरली इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये गाला वैरायटी जो ये वाली वैरायटी है, इसका ओरिजिन फ्रांस से हुआ है। और जो ये पेड़ों का ओरिजिन हमारे पास जो ओरिजिनेटेड या कह सकते हैं ग्रोन प्लांट है, यूरोप से आए हुए हैं। इनको क्वारंटाइन किया गया, जो हमारे NHB एक्रेडिटेड जो नर्सरी पार्टनर है, उन्हें अपने क्वारंटाइन सेंटर में से क्वारंटाइन करते हैं। उसके बाद ये प्लांट हम कहीं पर को लगाते हैं। अच्छा, तो ये जो प्लांट है इसका अभी क्या रेट मिलता है यहाँ पे? किस रेट में ये मिल जाता है ये वाला पेड़? देखिए, प्लांट का अलग अलग ग्रेड होता है। कोई भी पेड़ हम देखते हैं तो उसका अलग अलग ग्रेड होता है। 3+ फैदर, 4+ फैदर, 5+ फैदर, 7+ फैदर। तो हर ग्रेड का अलग अलग प्राइस होता है। तो यानी अगर हम जनरली बात करें, 500 रुपये से पेड़ शुरू होकर 1000 रुपये तक जाता है। ये वेरी करता है प्राइस इसका। तो 500 का पेड़ भी क्या 1 या 2 साल में फल दे सकता है? एक मैं आपको बताऊं कि जनरली हमारे जो किसान हैं, यहाँ पर उत्तराखंड की परिस्थितियों की मैं बात करूं, उनको तकनीकी जानकारी का अभाव है। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम कुछ पैसे बचा लें, हम सस्ता पेड़ ले लें, लेकिन उसके पीछे चैलेंज होता है। आप देखेंगे 500 वाला पेड़ इतनी जल्दी इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, वो फ्रूट नहीं देगा। वो इतने जल्दी अगले साल अगर हम ये इतना बड़ा पेड़ बनाने की मैं अगर बात करूं, उसको बनने में 3 साल के आसपास लग जाएगा, इतना बड़ा पेड़ बनने में। ये जनरली अभी मैं आपको बात दिखाऊं, ये पेड़ हमने इस साल लगाया हुआ है। ये हमने टॉप ग्रेड का पेड़ लगाया हुआ है इस साल। आप देखिए, अगर हम 500 वाले पेड़ की बात करें तो उसको इतना बड़ा बनाने में हमें समय लगेगा। तो ये जनरली रेडी टू फ्रूट है नेक्स्ट ईयर हमारे लिए। तो इसका क्या रेट मिल जाता है किसान को? देखिए, लास्ट ईयर तक तो ये जो पेड़ गए हैं लगभग 850 के आसपास गए हैं। अच्छा। लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, अभी जैसे इस साल की बात करें, हर जगह हर सेक्टर में महंगाई हुई है। लगभग ऑन एन एवरेज की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी महंगाई की बात करें हम, जहाँ पर हार्डवेयर भी लग रहा है, लगभग 23% की वृद्धि हुई है इस साल। तो आप ये समझ लीजिए, इसमें अगर 850 का लास्ट ईयर था, तो 23% के लगभग 20% की भी एवरेज वृद्धि माने तो पेड़ महंगा हुआ है। महंगा हो जाएगा। जी जी। तो ये जैसे गाला वैरायटी है ना? हाँ, ये गाला वैरायटी लगी हुई है इसमें। आगे तो सारे जो वैरायटी उनका रेट एक ही रहता है, अलग अलग रहता है? लगभग सबका सेम रहता है। स्टोन फ्रूट का अलग रहेगा, इनका सारा सेम रहेगा। अच्छा जी। अभी तो ये गाला ही हमारी लगी हुई है सारी यहाँ पर को, और इसमें आगे हम चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ पॉलिनेटर वैरायटी भी हैं। पॉलिनेटर बोले तो इसमें मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ें बताऊँ। हम कोई भी पेड़ लगाते हैं जनरली, उसमें एप्पल के केस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अच्छी क्रॉप लेने के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए कोई पॉलिनेटर वैरायटी लगानी होती है बीच में, अदर वैरायटी, ताकि हमारी क्रॉप अच्छी निकल सके, अच्छा पॉलिनेशन हो, तो हमारी अच्छी क्रॉप निकल सके। इसलिए हमने इसमें ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर को एज अ पॉलिनेटर लगाया हुआ है। एक बहुत हाई प्रीमियम वैरायटी है, जनरली अभी लोगों को समझ नहीं आती है, हरे कलर की है, खट्टी वैरायटी है, लेकिन इसके अपने क्वालिटी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। परागण में वो बहुत सहयोगी है। बहुत सहयोगी है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और वो अच्छा पॉलिनेशन का काम करती है। इधर आपने जैसे देखा, अभी ये गाला वैरायटी लगी है हमारी,
ये सारी वैरायटी आप साइनिंग देख सकते हैं। मैं इसमें आपको दिखाऊं, जनरली कई लोगों का मानना होता है कि ये कोई वैक्स किया होता है। कुछ ही वैरायटी में कुछ लोग करते हैं वैक्स, लेकिन यहाँ पर जो हमने वैरायटी लगाई है आप साइनिंग देख सकते हैं उनकी कि ये नेचुरल साइनिंग है इसमें, और कलर देख सकते हैं नेचुरल है। और शायद मैंने आपको टेस्ट भी कराया था, मीठा भी है। हाँ जी हाँ जी। और इधर हमने कुछ नई वैरायटी लगाई है, ये लेट हार्वेस्ट होंगी। ये वैरायटीज़ हमारी लगभग अक्टूबर में हार्वेस्ट होगी। ये इसमें भी उसी तरह की चमक आएगी बाद में पूरा इसी तरीके से साइनिंग आ जाएगी इसमें भी, जैसे गाला में है। और इसका साइज और बड़ा होगा। अभी तो गाला ये अपने लगभग मैक्सिमम साइज में है, जिसको हम हार्वेस्ट करने वाले हैं आज। आप साइज देख सकते हैं इसका जी। और इसी में अदर वैरायटी हमने लगाई है। ये सारी ट्रायल आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारी वैरायटीज़ की जो हार्वेस्टिंग होगी, ये हमारी हार्वेस्टिंग सितंबर लास्ट या मिड अक्टूबर में होगी, दिवाली के टाइम में। अच्छा जी। तो सर ये जैसे पेड़ों के नीचे में तने पे ना गांठ जैसी दिख रहा हूँ, ये गांठ क्यों होती है पेड़ों पे? ये ग्राफ्टिंग होती है। ये M9 क्वालिटी जो M9, हम इसमें M9 प्लांट यूज कर रहे हैं। तो इसमें M9 में जब ग्राफ्ट किया जाता है, M9 की क्वालिटी है, जब वो ग्राफ्ट पेड़ बड़ा होगा तो यहाँ पर को ये बर्नआउट निकल जाएगी, बर्नआउट जो होगी ये फूल जाएगी। और एक दूसरी चीज़ ये भी दिख रही होगी, कुछ किसान देख रहे होंगे कि ये क्या है, इसका आजकल हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये बर्नआउट निकलती है बरसात में, ये कॉमन बात होती है M9 में। अच्छा। M9 के प्लांट्स में इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे अभी आगे। ओके। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे कुछ वर्कर लगे हुए हैं, वो इसी चीज़ काम को करने में लगे हुए हैं। ये भी गाला है? नहीं, इसमें गाला, ये वाला गाला है, ये गाला की दूसरी प्रजाति है। ये जो वैरायटी, ये गाला की दूसरी प्रजाति है, ये टीरेक्स गाला है। इसमें तो पत्ते कम, फल ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, ये थोड़ा सा मैं वही बात करी कि हम जब पेड़ लगाते हैं, हर पेड़ का एक अलग अलग ग्रेड होता है। जनरली जो पेड़ लगता है, इस ग्रेड का पेड़ लगता है। ये भी लास्ट ईयर ही लगा हुआ है। जनरली हम किसान को भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो खुद लगाए तो इस ग्रेड का पेड़ लगाएं, ताकि एकदम बड़ा पेड़ हर कोई किसान नहीं संभाल पाता बिना तकनीकी सलाह के। तो वो तो हमने एक्सपेरिमेंट एज अ डेमोस्ट्रेशन में लगाया, लेकिन अब जो जनरल हम प्लांटेशन करते हैं वो इन पेड़ों की प्लांटेशन हम करते हैं। ये पूरा टीरेक्स गाला है जी। और इधर आप सामने देख रहे होंगे, ये जेरोमाइन वैरायटी है। जेरोमाइन वैरायटी है, यस। ये अभी शायद चिड़िया खा गई है। जनरली आप देख सकते हैं इसमें भी प्रॉपर जब हम इसको पॉलिश करते हैं तो इसमें पूरी शाइनिंग आ जाती है। ये पॉलिश कोई केमिकल से नहीं होती, बल्कि ये जनरली ब्रशिंग होती है। एक भ्रम है कि लोग हाँ वैक्स करते हैं। नहीं, ये गाला और ये जो वैरायटी है, इनमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है वैक्स वगैरह की। ये ग्रैनी स्मिथ जो मैंने आपसे बात करी थी, ये ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर वैरायटी है। अच्छा, ये जो हरा दिख रहा है, हाँ ये हरा सेब है। इसको तो हमेशा हरा रहेगा या फिर लाल? हाँ, ये हरा ही रहेगा हमेशा। इसमें हल्की सी शाइनिंग आएगी, एक तरफ से हल्का सा लाइट मैरून कलर आएगा, लाइट, बहुत लाइट। अभी आगे चलते हैं हम, उधर सिनिको रेड गाला अदर वैरायटी भी लगी हैं। तो कितने पेड़ हैं यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 400 पेड़ लगे हुए हैं। नहीं, टोटल 400 पेड़ हैं ये? एप्पल के 400 पेड़ हैं। और यहाँ पर साथ में हमें डेमोस्ट्रेशन में ही, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, तो ये चेरी का हाई डेंसिटी में बगीचा लगाया है हमने। चेरी का? हाँ जी, ये चेरी का बगीचा है। चेरी की हार्वेस्टिंग मई में हो जाती है एक्चुअली। अच्छा, तो ये कितने पुराने पेड़ हैं? ये भी सब लास्ट ईयर लगे हुए पेड़ हैं। एक साल पुराने बड़े लग रहे हैं। हाँ, चेरी के पेड़, चेरी बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है। तो इसमें सैंपल फ्रूट आया कि नहीं? इस बार आया था इसमें सैंपल फ्रूट। तो ये बल्कि यहाँ पर को हमारा बगीचा, यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेशन बगीचा है, इसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर नारायण सिंह जी, मनाघेर में। इन्होंने ही, जब हमने शुरुआत करी, इनका एक सहयोग रहा। मैंने इनसे एक इच्छा प्रकट करी थी कि मैं एक डेमोस्ट्रेशन बगीचा लगाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दे सकें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मेरी ज़मीन पर आप लगाइए। तो डॉक्टर साहब ने बिना कोई पैसा लिए यहाँ पर को हमें ज़मीन दी है। तो आप पहले से आपका परिचय कुछ था? हाँ, हमारी एक दूसरे को हम जानते थे, लेकिन जब डॉक्टर साहब से मैंने विज़न अपना रखा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आ सकते हैं, हम आपको देते हैं, आप कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए यहाँ पर को। तो डॉक्टर साहब ने खुले मन से हमारा स्वागत किया था। इनका ये बहुत बड़ा सहयोग रहा हमें। बिल्कुल जी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ये दूसरी वैरायटीज़ हैं। अच्छा, अब मैं एक जनरल बात करूँ, जैसे किसान क्या होता है, यहाँ पर पहले भी लगे हुए थे, ये भी गाला ही है। आप देख रहे होंगे कि उस गाला में और इस गाला में काफ़ी डिफरेंस है कलर। अब इस वैरायटी को तो जनरली हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं, है तो गाला, ये तो कंफर्म है। तो जब इन्हें दिया गया, जहाँ से भी लाई ये पेड़, ये गाला के नाम पे दिया गया, लेकिन गाला जैसा इसमें कोई कलर नहीं है। और ये तो गाला की हम या तो ये कह सकते हैं बहुत पुरानी वैरायटी है जी। और इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये पूरा, इधर से मैं आपको दिखा दूँ, ये सिनिको रेड गाला है। ये गाला की दूसरी वैरायटी है, इधर सामने राइट साइड में। जी जी।
अच्छा, ये सिनिको रेड गाला, ये इधर तो हाँ, ये तो टिरक्स गाला ही है, यहाँ सिनिको रेड गाला है फिर सिनिको रेड जी। गाला। इसमें आपको कलर में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा हल्का ये सा। थोड़ा डार्क लग रहा है मेरे को। हाँ, डार्क है क्या? थोड़ा हल्का हल्का कलर इसका रेड से हटके हल्का सा गुलाबी की तरफ को होगा। ये पूरा ऊपर की तरफ कहें तो जेरोमाइन वैरायटी ही है, रेड डेलिसियस की एक वैरायटी है। अगर हम उत्तराखंड में बागवानी की संभावनाओं पे बात करें, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा इसे हम एक एज ए इंडस्ट्री लें, हम इसे जीवन निर्वाह या फिर पारिवारिक व्यवसाय की तरह न लेके इंडस्ट्री की तरह लें। जब हम इंडस्ट्री की तरह लेते हैं ना, तो हम सीरियस होते हैं काम को लेकर। एक जनरली कोई दुकान खोलता है तो पिताजी ने कहा कि चल बेटा तेरे लिए दुकान खोल देता हूँ मैं, वो दुकान में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसने, तो वो दुकान में सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक बैठता है, तो वहाँ पर उसके कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होते हैं, मैं क्यों बैठूं, किस लिए जाऊं। ऐसी अगर खेती को भी एज एन इंडस्ट्री ले कोई, कि मतलब अपना पूरा टाइम दे, और जबकि खेती में एक एडवांटेज है बागवानी में, 6 महीने का काम होता है बगीचे में, 6 महीने आप फ्री हैं, तो अगर उस तरीके से लें तो शायद बागवानी एक नए लेवल तक जा सकती है। अब बागवानी को नए लेवल तक ले जाने के लिए नॉर्मल खेती में शायद ये संभव नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इनकम अर्जित करना, तो हमें आधुनिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एसडीपी आप ऑर्चर्ड देख रहे हैं, आप एसडीपी ऑर्चर्ड जो है केवल एप्पल का ही नहीं कर सकते हैं, आप खुमानी है, आपके वहाँ जो क्रॉप हो सकती है उसका कर सकते हैं। आप एसडीपी बाग लगाइए और बीच में इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ टाइम बाद यहाँ पर हम लहसुन लगा देते हैं अक्टूबर में, ताकि जो लेबर वेजेस हैं हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक जो इनकम की मैं संभावना की बात करूं, एक तो नॉर्मल एज एन इंडस्ट्री इससे इनकम आ रही है। दूसरा तरीका है आपके पास, आज पहाड़ की तरफ हर क्षेत्र में टूरिस्ट जा रहा है, तो आप एग्रो टूरिज़्म की तरह इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन है तो आप बीच में कुछ हट्स बना लीजिए, आप गेस्ट हाउस या होम स्टे बना लीजिए, साथ में लोगों को एक्सपीरियंस कराइए। दिल्ली के बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता है एप्पल कैसे होता है, कोई फ्रूट कैसे हो रहा है, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे वहाँ आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, आप सिखाइए उन्हें, दिखाइए कि एप्पल कैसे तोड़ा जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ गेस्ट आए थे यहाँ पर को ऑर्चर्ड में, देखा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितने खुश थे वो कि वो पहली बार देख रहे हैं कि एप्पल ऐसे होता है, तो एक नया एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। तो शायद वो अभी 4 लोगों को और बताएंगे कि आप वहाँ जाके देखिए। तो ये कि ये रोज़गार की संभावनाएं खोल रहा है। तो शायद हो सकता है कोई ऑर्चर्ड का, जिसने भी ऑर्चर्ड लगाया है अपना, वो एक टिकट साइज़ रख ले वहाँ पर को कि 100 रुपये रख ले कि आप विजिट कीजिए, और एक नया एक्सपीरियंस। जैसे हिमाचल की मैं बात करूं, हॉर्टी टूरिज़्म में उन्होंने एक चीज़ कर रखी है, प्लग एंड पे। आप खुद तोड़िए और पेमेंट करके जाइए बगीचे में, आपको जो फ्रूट अच्छा लग रहा है आप तोड़िए, पे करके जाइए। तो कस्टमर ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मार्केटिंग की बात करूं मैं दूसरे तरीके से, अगर खाली बागवानी में मार्केटिंग की बात करूं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो लगभग इंडिया की जो पब्लिक है 140 करोड़ से ज़्यादा है। एप्पल हर कोई खाता है, एप्पल कोई प्रीमियम क्रॉप की कॉमन क्रॉप है, तो खाने वाला हर कोई है। और अगर दूसरी क्रॉप्स की मैं बात करूं, अब फ्रूट को लेकर हर कोई कह सकते हैं हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मैं फ्रूट को खाऊं। जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, कई चीज़ें हैं, फ्रूट की तरफ जागरूक हो रहे हैं लोग, डिमांड बढ़ रही है। तभी तो इतना आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड से एप्पल इंपोर्ट हो रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा है, इधर उधर कई कंट्री, ईरान से एप्पल इंपोर्ट होता था, इस साल किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रही हैं। तो इसलिए चीज़ें क्या है कि यहाँ पर कोई कंजम्पशन इतना है कि आप उसकी सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे, वो तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसमें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपने उगा दिया, आप बता ही नहीं रहे किसी को, तो कैसे बिकेगा। और एक मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का पोर्टल है ई नाम करके, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप उसमें ऑनलाइन जाइए, वहाँ पर ट्रस्ट बायर्स बैठे हुए हैं। आप जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शायद इसके बारे में भी जानकारी नहीं है लोगों को अभी, ई नाम में जाइए, आप अपना बताइए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, उन्हें फ़ोटो भेजिए, और ना आपको पेमेंट का इश्यू आएगा, खुद बायर आपसे खरीद के ले जाएगा। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने वेबसाइट का? ई नाम, मतलब उसको अगर मैं डिफाइन कर दूँ, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। हाँ। तो अभी आपने कि उगाना भी आसान है और बेचना भी आसान है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं उत्तराखंड में। जैसे कल मैंने एक पोस्ट किया था कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है। कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत है, कुछ लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ पे जंगली सूअर, बंदर या फिर लंगूर, इस तरह की समस्याएं हैं। तो आप कैसे देखते हैं ये बहुत ही कॉमन समस्या है उत्तराखंड में? देखिए, सबसे पहले मैं अगर सूअर वगैरह वाली समस्या की बात करूं, तो आपको अपने क्षेत्र की बाउंड्री तो करनी पड़ेगी। चेन लिंक फेंसिंग है आज के समय में,
आप स्ट्रॉन्ग चेन लिंक फेंसिंग कीजिए, इससे सुअर से तो बचाव हो जाएगा आपका। अब आता है बंदर और लंगूर। बंदर और लंगूर कभी भी अटैक करते हैं, कब अटैक करते हैं आपने देखा होगा, दिन के समय अटैक करते हैं। एक चीज़ बताइए, मैं किसी एक नॉर्मल स्नातक की बात कर लूँ, ग्रेजुएट की बात करूँ, वो दिल्ली जाके अगर 12 घंटे की जॉब करता है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी? जनरली 15,000 18,000 यही मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बगीचे में आके आपको 12 घंटे पहरेदारी करनी है और मैं 25,000 रुपये सैलरी दूंगा आपको, आप करेंगे नहीं करेंगे? कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा। तो वही सोच है, अपनी सोच को डेवलप करने की बात है। आप पहरेदारी कीजिए और कुछ टाइम आप पहरेदारी करेंगे, लंगूर बंदर भी, उनके पास भी ब्रेन है, वो देखेंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं अटैक, तो शायद कुछ टाइम बाद वो झुंड हट जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इनके उस सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा जो है चेरी लगा रखा है। तो चेरी में फल होता है मई में होता है शायद, अभी पूछेंगे इनसे। तो इसमें आपको जो है पेड़ दिख रहे हैं, तो काफ़ी सारे चेरी के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर हमने 600 प्लांट चेरी के लगाए हैं। ये भी हाई डेंसिटी में लगाए हैं, ये भी रूट स्टॉक में लगाए हैं हमने। अच्छा। और चेरी का हार्वेस्टिंग सीज़न जो रहता है अप्रैल लास्ट मिड मई तक ये हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है। तो ये कितना इनको समय हो गया पेड़ों को? ये 2025 में हमने प्लांट लगाए हैं, 2025 फरवरी में लगाए हैं। आप देख सकते हैं ग्रोथ है। ग्रोथ के पीछे भी रीज़न होता है। अगर मैं एप्पल की बात करूँ या चेरी की, इसके पीछे साइंटिफिक रोल बड़ा होता है। हम कुछ भी डाल दें, इससे कोई पेड़ ग्रोथ नहीं लेता है। इसके पीछे सॉइल टेस्टिंग है और उसको क्या रिक्वायरमेंट है पौधे को, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जनरली हम किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं आदमी की, पहले डायग्नोस करते हैं उसे कि प्रॉब्लम क्या है, वो समझनी ज़रूरी है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी कम होती है। तो वही चीज़ यही यहाँ पर भी है, हमारा बहुत कम से कम खर्चे में ये पूरा बगीचा मैनेज हो रहा है। चेरी का प्लांट कितने में आता है? चेरी का प्लांट अगर हम एसडीपी सारे प्लांट की बात करें, किसी भी प्लांट की बात करें, तो उनकी जो रेंज वेरी करती है। अगर इंडियन ब्रांड की मैं बात करूं, स्टोन फ्रूट के केस में, तो वो आपको 200 रुपये से लेकर आपको लगभग इंडियन ब्रांड में 300 साढ़े 300 तक मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंपोर्टेड क्वारंटाइन प्लांट लेते हैं, बाहर से लाए हुए यहाँ पर को क्वारंटाइन करे हुए प्लांट लेते हैं, हाई ग्रेड के प्लांट लेते हैं, तो उनकी कॉस्ट लगभग 1200 तक भी जा सकती है। आप कितना बड़ा पेड़ ले रहे हैं और किस ग्रेड का ले रहे हैं, ये सब चीज़ डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये पेड़ जो आपने लिए थे ये कितने की थी, ये बताइए थोड़ा। ये उस समय पेड़ हमारे द्वारा ये लिए गए थे लास्ट ईयर, 1000 रुपये का एक पेड़ था। तो जो इसमें फ्रूट होता है उसका साइज क्या रहता है चेरी का? मैं आपको बताऊं तो जनरली जो फ्रूट साइज होता है 20 ग्राम के आसपास का होता है। चेरी बहुत बड़ा फल नहीं है, हाँ, छोटा छोटा, बहुत छोटा फल है, लेकिन गुच्छों में आता है एकदम। ये आपको दिख रही होंगी, जैसे ये अगले साल की मैं बात करूं, ये अगले साल के लिए सारी फ्रूट बड बन चुकी हैं यहाँ पर को। इसके अंदर देख रहे होंगे ये सारा चेरी का फ्रूट लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारा का सारा ये चेरी के फ्रूट की बड्स बन चुकी हैं। तो इसमें आता है फ्रूट ग्राम में, बहुत छोटे ग्राम में। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे पयो बोलते हैं पयो, बस उसी की एक प्रजाति है, आधुनिक प्रजाति है। उसकी आधुनिक आप पत्ते भी देख रहे होंगे उसी टाइप के दिख रहे होंगे। तो क्या रेट मिलता है इसका मार्केट में? चेरी की इस साल की अगर हम बात करें तो आप पूरे मार्केट सर्च कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चेरी को 600 रुपये किलो का रेट मिला हुआ है। 600 रुपये किलो? हाँ जी। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है ये भी? हाँ, प्रॉफिटेबल है बिल्कुल। एसडीपी फार्मिंग पूरी प्रॉफिटेबल है। एप्पल की मैं बात करूं, इस साल एवरेज प्राइस जो एप्पल को मिल रहा है 150 रुपये किलो का मिल रहा है, एवरेज प्राइस। हाँ जी। तो अगर कोई किसान अपने पास अपनी छोटी सी ज़मीन में 50 पेड़ लगाता है तो सालाना वो कितने की आय अर्जित कर सकता है उससे? देखिए, पहले साल तो हम उन्हें क्रॉप लेने को मना करते हैं कि आप पहले साल कोई क्रॉप मत लीजिए। आपने भी देखा होगा जो इस साल हमने पेड़ लगा रखे, हमने पूरी क्रॉप गिरा दी है उनकी। नेक्स्ट ईयर हम उन्हें बोलते हैं कि 2 किलो के आसपास लीजिए। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो चौथे साल में उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है चौथे साल में पूरा निकल के आता है और 5वें साल से वो प्रॉफिटेबल इनकम बनती है उसकी। एक पेड़ की मैं बात करूं, अगर पूरा तकनीकी रूप से चलता है, वैज्ञानिक रूप से चलता है, तो एक पेड़ उसको 15 किलो एवरेज फल देगा। और आगे आने वाले समय में डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी लोगों की, तो सेलिंग सीधी सी बात है सेल प्राइस भी बढ़ेगा। तो उस समय का हम एवरेज लेके चलें, आज के समय में 150 है, उस समय भी हम 150 ही मान के चलते हैं, तो एक पेड़ लगभग 2200 रुपये दे रहा है आपको। तो 50 पेड़ हैं, अगर 2000 का भी एवरेज मान के चलते हैं आप, तो 50 पेड़ आपको 1 लाख रुपये तक की इनकम दे सकते हैं। अच्छा, क्या इनकी लाइफ रहती है? जो पेड़ आपने अभी दिखाए, क्या इनकी लाइफ रहती है? देखिए, अगर मेंटेन करके चलते हैं तो इंडियन कंडीशंस में अभी जो सबसे पुराना ऑर्चर्ड चल रहा है, 2006 का लगा हुआ ऑर्चर्ड चल रहा है इंडियन कंडीशंस में, तो यानी 20 साल तो अभी तक चलते हुए हो गए हैं। यूरोपियन कंडीशन में जो हमने देखा है, मैं लास्ट ईयर लगभग 10 से 12 दिन यूरोप में रहा था, वहाँ पर काफ़ी रिसर्च करी हमने, तो वहाँ पर देखा हमने 40-40 साल पुराने ऑर्चर्ड भी देखे हुए हैं
कि आप कितना मेंटेन कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। सेम वैरायटी के, सेम वैरायटी के, उस समय के टाइम के वैरायटी के। तो यूरोप वाले तो ये करते हैं कि वो 15 से 18 साल के बीच में पूरे ऑर्चर्ड को हटा देते हैं, फिर नया ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश कर लेते हैं। वो इस तरीके से चलते हैं। चलो यहाँ पे यूरोप की बात आ गई है, किस कंट्री में आप गए थे? मैं लास्ट ईयर जर्मनी में भी रहा और इटली में भी रहा। क्या सोच का अंतर है वहाँ के किसान में और यहाँ के किसान में? हम लगभग 100 साल पीछे हैं। 100 साल कम से कम। ओ भाई साहब, यस, 100 साल पीछे हैं जी, 100 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। जो बगीचे की बात मैं आज कर रहा हूँ कि ये हमें लगाने चाहिए, जनरली जिस रूट स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो लोग 1970 में लगा चुके हैं वो बगीचा। मतलब उस समय वो चीज़ें उनके लिए पुरानी हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है जनरली, और वो भी बड़े टेक्नोलॉजी के साथ। मैं 100 साल क्यों कह रहा हूँ, खाली इसके बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे तो 56 साल ही पुराना हो रखा है, लेकिन सोच की बात कर रहा हूँ। तो सर अगर आपकी कंपनी से कोई बातचीत करना चाहे, चाहे किसान हो या फिर कोई जानने के लिए बातचीत करना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करें, क्या आपका नंबर रहता है? हमारा ऑफिस का नंबर है 8923380548। एक नंबर ये है, एक नंबर मैं आपको और दे दूँ 7983380548। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर में आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वो ज़रूर आपको सहयोग करेंगे। वो कोई भी किसान है, कोई चैलेंजेस हैं तो डेफिनेटली आपको रास्ता वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank बात you so करने के लिए। much. उम्मीद करता हूँ आपका ये काम बहुत बढ़िया चलेगा और आने वाले समय में आप हज़ारों जो बगीचे हैं उत्तराखंड में तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थोड़ा आपकी जो यहाँ पे जिनकी खेत में आपने बगीचा बना रखा है उनसे बातचीत करते हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है? आइए जी, आइए। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं वो शख्स जिनके ज़मीन में इन्होंने डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड तैयार किया है। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले जो आपका गांव वाला चैनल है, आप सब गांव वाला चैनल के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नारायण है और ऑर्चर्ड सॉल्यूशन के माध्यम से ये जो डेमो ऑर्चर्ड यहाँ पर लगा है आप देख सकते हैं, और काफ़ी अभी आपने इसको शूट भी किया हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सही गाइडेंस और मार्गदर्शन के साथ में बगीचा लगाते हैं तो उत्तराखंड के लिए, ख़ास करके यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। ऑर्चर्ड सॉल्यूशन के माध्यम से हम यहाँ पर ये बगीचा लगाया है और इससे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी स्किल इन्हेंसमेंट हो रही है, उनको भी मार्गदर्शन मिल रहा है। और अभी आपने देखा भी होगा कि इस ऑर्चर्ड में अभी काफ़ी विजिटर्स भी आए थे। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा स्कोप बन सकता है, बशर्ते जब आप इस तरीके की आधुनिक खेती को करते हैं तो आपको एक उचित मार्गदर्शन देने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए। तो मोहित पंत जी के माध्यम से जो ऑर्चर्ड सॉल्यूशन पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और इससे जो हमारी स्किल है वो भी बढ़ी है और अभी आने वाले टाइम में हम इस काम को और बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो जो विजिटर थे वो तो आपके फार्म स्टे में आए थे, थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, जो हॉर्टी टूरिज्म की बात जब हम करते हैं तो जैसे ही ऑर्चर्ड यहाँ पर लगा तो हमने एक फार्म स्टे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है और उसके साथ साथ में हम और खेती को भी करते हैं, जिसमें सब्जियों की खेती है। तो जो हमारे पास जो विजिटर्स आते हैं हम उनको एक अलग अनुभव देना चाहते हैं। तो विजिटर्स जो आए थे तो जब उन्होंने हमारा बगीचा देखा और ये डेमो ऑर्चर्ड देखा तो बहुत ही वो अभिभूत हो गए और ख़ुद आकर के उन्होंने बगीचे को देखा, उनके बच्चों ने देखा, सेब खुद तोड़ा, तो उनके लिए बहुत एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके के विजिटर्स यहाँ पर काफ़ी आते हैं और हमारे फार्म स्टे में रुकते हैं और कई बार जो यहाँ के हमारे लोकल फ्रूट्स हैं, लोकल सब्जियाँ हैं, उनको खुद हार्वेस्ट करते हैं और कई बार तो खुद वो कुकिंग भी खुद कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो इस जो वास्तव में जो असली हॉर्टी टूरिज्म है या एग्रो टूरिज्म है, तो उस काम को करने का हमने प्रयास किया है। कहाँ पे आपका फार्म स्टे है? ये हमारा फार्म स्टे ग्राम मनाघेर में है, जो धानाचूली के निकट है और जो हल्द्वानी से करीब 65 किलोमीटर पर पड़ता है। कोई आना चाहे तो क्या संपर्क सूत्र आपका रहता है? अगर कोई आना चाहे तो धानाचूली के पास में जो हिमालयन स्प्रूस फार्म स्टे या मालती ऑर्चर्ड के नाम से आ सकता है, जिसमें कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557654101। इस पर कॉन्टैक्ट करके वो आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद।